Hello everyone, I welcome you all in my Science Academy YouTube channel जहाँ पर हम लोग गेट लाइफ साइंसेस के माइक्रोबायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी का स्टार्ट किया था। तो इसकी कंटिन्यूशन में मैंने ऑलरेडी 2021, 2020, 2019, 2018 और लेटेस्ट मैंने 2017 का क्वेश्चन पेपर का ऑलरेडी डिटेल सॉल्यूशन डाल दिया, जिसका लिंक यहाँ पर आईसी ब्लॉग इस वीडियो में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2016 एक्सेल के विच इज कोड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन पेपर है जिसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक टू डिटरमाइन द रिलेटेडनेस ऑफ टू बैक्टीरियल स्पीसीज। दो बैक्टीरियल स्पीसीज है, वो आपस में कितना क्लोज हैं, इसको फाइंड आउट करने का कौन सा टेक्निक यहाँ यूज करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा और इसको मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी अपने वीडियो में गेट सेशन में कर लिया था, जहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया ए है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करेंगे जो डबल स्टैंडर्ड होगा, और उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम लोग हीट कर देंगे। तो हीट कर देंगे तो वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर गया। अब यहाँ पे दूसरा जो ऑर्गेनिज्म जिसको कंपैरिजन करना है वो सपोज बी है, बी स्पीसीज है या बी बैक्टीरियल है, इसका भी जीनोमिक डीएनए निकालेंगे। ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, इसको भी हीट कर देंगे और इसको भी सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये सिंगल स्ट्रैंड में हो जाएगा। अब इन दोनों को साथ में रखेंगे। अब ये दोनों अगर हाइब्रिडाइज करके, जैसे एक ये येलो वाला दूसरे रेड के साथ में कितना परसेंट हाइब्रिडाइज करता है, जितना ज़्यादा दोनों में सिमिलरिटीज होगा वो उतना ज़्यादा हाइब्रिडाइज करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन इसी को बोलते हैं डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ज़्यादा क्लोज होगा वो ज़्यादा हाइब्रिडाइज करेगा, जो डिस्टेंटली पार्ट होंगे वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, which of the following phase undergoes non-integrative lysogenic phase। non-integrative lysogenic phase का मतलब है ये इंटर तो कर रहे हैं बट ये इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा P1, फेज P1। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं which of the following is not a part of human microbiome। हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, ह्यूमन फ्रेंडली। इनमें कौन सा ह्यूमन का नहीं पार्ट है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस सियोस। ये बेसिकली पिग में रहता है, ये ह्यूमन में नहीं रहता। आंसर इसका सी होगा, नॉट पूछ रहा है इसीलिए, बाकी सब ह्यूमन में रहते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं दैट इज रेसिडेंट मैक्रोफाज ऑफ डैश आर कॉल्ड कफनर सेल्स। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। कफनर सेल्स बेसिकली ये क्लास 11th का है, लंग्स में प्रेजेंट होता है। लंग्स के मैक्रोफाज को हम लोग बोलते हैं कफनर सेल्स। नेक्स्ट आ रहे हैं एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ हाइपोक्लोरस आयन ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस। हाइपोक्लोरस क्या होता है, HClO। तो ये हाइपोक्लोरस बेसिकली क्या करता है, फ्री और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज HClO माइनस एंड O प्लस आयन्स O माइनस ये, और ये जब O माइनस प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, जाकर बैक्टीरिया सेल वॉल या पैथोजन को किल करेगा। तो ये बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होता है, मैक्रोफाज में। कौन प्रोड्यूस करता है, माइलोपेरोक्सीडेज। ये एंजाइम का नाम याद रखना, आंसर होगा इसका सी। टिकोइक एसिड इज ए रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। टिकोइक एसिड बेसिकली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उनके सेल वॉल में, जो बेसिकली पॉलीमर होता है ग्लिसरॉल का। आंसर होगा डी। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफिल्म आर प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया इज डिटेक्टेड बाय। देखिए बायोफिल्म क्या है, जहाँ पर बैक्टीरिया आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, वो सेल वॉल उनके बेसिकली सिक्रीट करते हैं सर्टेन लिपोपॉलीसेक्राइड्स, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं और ये बायोफिल्म फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर अगर सेल वॉल को डिटेक्शन के लिए जो भी डाई होगा वही यूज़ कर लेंगे हम लोग बायोफिल्म फॉर प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर बायोफिल्म प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे कॉमन है क्रिस्टल वायलेट जो सेल वॉल को बाइंड करता है। लेकिन यहाँ क्रिस्टल वायलेट ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा कौन हो सकता है, सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन बेसिकली कॉमन बायोफिल्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में हम लोग यूज़ करते थे। जब इथेनॉल से ट्रीट करते थे तो बाहर का लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर हट जाता था और सेल वॉल एक्सपोज हो जाता था, जिसकी वजह से सैफ्रोनिन वहाँ बाइंड करता था। तो आंसर होगा यहाँ पर ए।
प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एमाइनो एसिड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पीपी, जो ग्लाइकोलाइसिस आएगा वो प्रिकर्सर होता है। नेट यील्ड ऑफ एनएडीएच इन एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे ईएमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इसी का दूसरा नाम क्या है ग्लाइकोलाइसिस, एम्बेडेड मेयर ऑफ पारनास पाथवे, इसका पूरा नाम है। ई कोलाई में हम लोग को मालूम है, या ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लाइकोलाइसिस में एटलीस्ट ग्लाइकोलाइसिस में जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, और प्लस इसके साथ में 2 NADH और 2 ATP। तो यहाँ पूछ रहा है NADH का नंबर, तो आंसर होगा। नेक्स्ट आ रहा है ई कोलाई राइबोन्यूक्लियेज कंटेन 124 अमीनो एसिड, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द जीन इनकोडिंग द प्रोटीन। तो हम लोग को मालूम है कि एक अमीनो एसिड एक जेनेटिक कोडोन से कोड होता है, और ये जेनेटिक कोडोन बना होता है 3 न्यूक्लियोटाइड से। तो 124 अमीनो एसिड में कितना होगा, 124 में 124 जेनेटिक कोडोन और 3 × 124 न्यूक्लियोटाइड, तो ये आ जाएगा 372। लेकिन ये तो सिर्फ ओपन रीडिंग फ्रेम है, इसके साथ में स्टॉप कोडोन लगेगा, और स्टॉप कोडोन जो लगेगा वो स्टॉप कोडोन बना होगा 3 न्यूक्लियोटाइड का, तो इसमें 3 और ऐड करेंगे, यहाँ पर होगा 375, आंसर होगा 375। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस एजेंट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन क्रॉस कर सकता है, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये बहुत कॉमन है, ब्रेन बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और इसके अलावा कोकैक्सी वायरस, ये 2 ऑप्शन। मेनिंजाइटिस बेसिकली कॉज करते हैं, ये क्या कॉज करते हैं, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन का, तो ये होगा P and Q, आंसर होगा C ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं एट OD दिस 0.5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल मोनोडिस्पर्सल सेल सस्पेंशन विल हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। मैक्सिमम नंबर आफ्टर डिस्पर्सल, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होता है आपस में क्लम्प कर लेते हैं, वो एक साथ ग्रो करेंगे, तो जब इसको हटाएंगे, इसको डिस्पर्स करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो जो आपस में चिपक जाए ज़्यादा, वो ज़्यादा डिस्पर्स होने के बाद अलग हो गए, तो सबसे ज़्यादा आपस में चिपकेगा यहाँ माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। ये क्या है, ये बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, तो सेल वॉल एब्सेंट होगा तो सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना, तो लिपिड आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे, नॉन पोलर है, तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर क्लम्प में ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा, और छोटे भी हैं, तो जब हम लोग छोटा भी है, ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है, तो इसका OD जब हम लोग 0.5 पर लेंगे तो मैक्सिमम इनमें नंबर ऑफ सेल्स होंगे, क्योंकि छोटे सेल से तो बहुत ज़्यादा क्लम्प करके टुगेदर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी ये दिखाता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो माइकोप्लाज्मा मैक्सिमम होगा। अब अरे मिनिमम, जो आपस में नहीं चिपकेंगे वो उनका मिनिमम नंबर होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल एक्सपोज होंगे, वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे, तो बैसिलस सबटिलिस ग्राम पॉजिटिव है, बाकी माइक्रोकोक्सिलिटीज और एस्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनका नंबर मिनिमम है, इसका नंबर मैक्सिमम, P and R होगा, B ऑप्शन। Which of the following enzyme combination allow the some bacteria to utilize acetate through the glycolate pathway? देखिए ग्लाइकोलेट पाथवे सिर्फ बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांटी में होता है, ये मैमल्स में एब्सेंट होते हैं, मैमल्स में हमारे बॉडी में नहीं होता, ह्यूमन में नहीं होता, क्योंकि इसके 2 एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते, एक है आइसोसिट्रेट लायस, कहाँ ये आइसोसिट्रेट लायस, और दूसरा मेलेट सिंथेस, ये ISL भी बोलते हैं इसको, आइसोसिट्रेट लायस, और MS मेलेट सिंथेस, तो P and S आर एब्सेंट। अगर ये हमारे बॉडी में होता तो हम लोग भी ग्लाइकोलेट साइकिल कर लेते, और ग्लाइकोलेट साइकिल से होता क्या है, यहाँ पर ऑयल से या फैट से जो सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसमें 3 सेल इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ग्लाइक्सोसोम्स, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा साइटोप्लाज्म। खैर नेक्स्ट आते हैं, द डेसिमल रिडक्शन टाइम D121 for Clostridium botulism of a spore is 0.2 minute. The time required to reduce the spore count from 10 to about 12 to 1 spore at 121. तो 121 पे ही दिया हुआ है, ये D टाइम और 121 पूछ रहा है, तो ये
डी टाइम क्या है, 1 log रिडक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज 0.2। तो यानी अगर 100 है या 10 है तो 10 से 1 में आने में कितना टाइम लगेगा, 0.2। तो यहाँ बोला 10⁻12 से मुझे जाना है 1 तक, तो कितना लॉग रिडक्शन होगा, तो 10⁻11 आएंगे तो 1 लॉग रिडक्शन, 10⁻10 आएंगे तो 2 लॉग रिडक्शन। तो इसी तरह से करते करते जाएंगे तो 12 लॉग रिडक्शन चाहिए। 1 लॉग रिडक्शन का टाइम है 0.2, तो 12 लॉग रिडक्शन का टाइम कितना हो जाएगा, 0.2 × 12, 2.4 मिनट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2.4 मिनट, ये होगा आंसर। E. coli requires 3 gene GAL-K, GAL-T, GAL-E to utilize the galactose. If there is a mutation in any one of these, the mutant cannot utilize galactose. Which of the following combination of merodiploid will support the growth of the mutant? तो बैक्टीरिया क्या है, हैप्लॉइड, और मेरोडिप्लॉइड मतलब उसको प्लाज्मिड में कोई जीन डाल दिया उसके सेल के अंदर, तो वो पार्शियली डिप्लॉइड होंगे और रिप्लेस कर देंगे उस हैप्लॉइड म्यूटेंट जीन को विद पॉजिटिव और द जीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड। तो सपोज ये है पेरेंट P1 या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया का जीनोम, और ये है प्लाज्मिड में या फिर P2, और इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा तो रिप्लेसमेंट होगा। तो आपको सिंपल देखना है, यहाँ पर हम लोग को सारे में पॉजिटिव चाहिए, तभी ये इन तीनों में से अगर 3 जीन है, GAL-K, GAL-T और GAL-E, इन तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव रहा यानी म्यूटेंट रहा तो गैलेक्टोज यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। अब तीनों पॉजिटिव या तो पेरेंट से आ जाए P1 से, या तो P2 से आए प्लाज्मिड से, या दोनों से हो। क्रॉसिंग में जो एक इस तरफ है, जैसे फॉर एग्जांपल GAL-K है, यहाँ पर देख सकते हैं यह है GAL-K प्लस है, ये ठीक है, लेकिन इधर नेगेटिव है, तो दोनों में से कहीं एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो यूटिलाइज कर लेगा, GAL-K फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यानी ये वाइल्ड टाइप है। GAL-T प्लस है और GAL-T इधर भी प्लस है, तो दोनों में से कहीं पर भी प्लस है, एक तरफ प्लस रहना चाहिए मिनिमम, तो ये भी वाइल्ड टाइप हो गया। GAL-E यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये वाइल्ड टाइप नहीं है, ये हो गया म्यूटेंट। तीनों जीन ये फंक्शनल है, इसमें से 3 में से सिर्फ 2 फंक्शनल, 1 म्यूटेंट है, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा, ये गैलेक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। अब आ रहा दूसरा, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी ये वाइल्ड टाइप हो गया। दोनों में से कोई भी एक प्लस है, इधर प्लस है, ये वाइल्ड टाइप हो गया। GAL-T प्लस है, यहाँ माइनस है, ये तो वाइल्ड टाइप हो गया। GAL-E नेगेटिव है और ये प्लस है, देखिए, तो दोनों में से कहीं एक प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये भी वाइल्ड टाइप हो गया, यानी तीनों पॉजिटिव है। या तो वो पेरेंट से आ रहा हो या प्लाज्मिड से आ रहा हो, तो यानी ये यूटिलाइज कर पाएगा, ये आंसर करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? अब आने GAL-K, तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, वाइल्ड टाइप है। GAL-T माइनस है, यहाँ माइनस है, ये यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। GAL-E यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये तो ठीक है, लेकिन एक ये नेगेटिव हो गया, तो ये नहीं कर पाएगा। लास्ट देख रहे हैं, ये प्लस वाइल्ड टाइप हो गया, ये प्लस ये माइनस वाइल्ड टाइप हो गया, ये माइनस ये प्लस वाइल्ड टाइप हो गया। ये आंसर फिर करेक्ट है, यानी QNR होगा, QNS, हाँ ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है नाइट्रोजनेस रिड्यूसेस द N2 to ammonia metal cofactor required for this activity। ये तो डेट क्वेश्चन, मॉलिब्डेनम एंड आयरन। ये नाइट्रोजनेस एंजाइम क्या करता है, ये सिर्फ बैक्टीरिया में होता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके लिए 2 फैक्टर बहुत कॉमनली यूज होते हैं, मॉलिब्डेनम और आयरन। ठीक है, ये कहाँ होता है, बैक्टीरिया सिस्टम में, एनारोबिक कंडीशन चाहिए तभी ये कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। Next are in a bacterial cell contain 5000 gene. If the average mutation of frequency per gene is 2 × 10⁻⁻4 per generation, the average number of new mutation per generation is okay। तो यहाँ पर एक जीन का रेट ऑफ म्यूटेशन क्या है, पर जीन पूछ रहा है, पर जीन 2 × 10⁻⁻, पर जीन है, यानी एक जीन के लिए कितना म्यूटेशन रेट है, 2 × 10⁻⁴। तो 5000 जीन के लिए कितना होगा, 5000 × 10⁻⁴, ये पूरा का पूरा म्यूटेशन हो जाएगा पूरा जनरेशन के लिए, पूरा जीन टोटल जीनोम के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 2 है यहाँ, 2 × 10⁻, तो 2 भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 × 10⁻⁴, ये वैल्यू ये कैसे 1 होगा, आंसर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ E. coli of glucose plus lactose is shown below। The specific growth rate of the second exponential phase। तो सेकेंड एक्सपोनेंशियल फेज में लैक्टोज होगा, ग्लूकोज सबसे पहले यूटिलाइज होगा, प्रेफर्ड सोर्स
या सबस्ट्रेट है, कार्बन सोर्स, लैक्टोज तब यूटिलाइज होगा जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो जाए। तो ये ग्राफ है ग्लूकोज का एक्सपोनेंशियल, और ये एक्सपोनेंशियल है सेकेंड लैक्टोज का। तो ये सेकेंड वाले के लिए पूछ रहा है कि इसका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होगा। तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आता है k = 2.303 डिवाइड बाई t इंटू लॉग nt माइनस n नॉट। ये हो गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ये हो गया टाइम, ये हो गया नंबर ऑफ फाइनल सेल, और ये हो गया इनिशियल सेल। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, या यहाँ से यहाँ पूरा काउंट कर लीजिए, बात एक ही। तो यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट को मैं ले रहा हूँ क्योंकि सबका इक्वल, ये स्ट्रेट इस तरह से आएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिवीजन हो रहा है। देखिए ये जो डिफरेंस है, कोई भी दो पॉइंट लीजिए, तो ये कितना होगा 10 है, तो ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, सब एक यूनिट का है। तो क्या इधर भी वही डिफरेंस है? देखिए ये भी अगर मैं इसको यहाँ लेता हूँ और इसको यहाँ लेता हूँ तो ये भी सेम यूनिट का डिफरेंस है। ये 0.8 है तो ये 0.9 होगा, ये 1.0 होगा, ये 1.1 होगा, तो सब एक का डिफरेंस है। तो कोई भी दो पॉइंट को ले लीजिए। तो यहाँ पर k = कितना आएगा 2.303 डिवाइड बाई 1, 13 माइनस 12, 1 लॉग nt कितना है 1.1 डिवाइड बाई 1.0, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो गया 1.5। तो 2.303 डिवाइड बाई 1 इंटू लॉग 1.1 का क्या वैल्यू है उसको कर लीजिए, बस वही आंसर होगा। तो 2.303 इंटू 0.041 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर 2.303 इंटू 0.041 ये वैल्यू आएगा 0.0944, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट आएगा 0.1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, मैच द सेल स्ट्रक्चर कंपोनेंट विद ग्रुप 1 विद अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ ग्रुप 2। तो इधर सेल मेम्ब्रेन है, इस तरफ है। तो यहाँ पर देखते हैं सिस्टर्ना, जो एकदम पहले कंफर्म वाला उसी को करते हैं। सिस्टर्ना प्रेजेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये होगा प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन में यहाँ यूज होता है। तो आर का फोर्थ ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। पर्पल मेम्ब्रेन ये कंफर्म होगा, ये लाइट ड्रिवन प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट है पर्पल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया क्यू का फिफ्थ आंसर होगा ये। पी का थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, आउटर मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट को करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, मैच द एंटीबायोटिक गिवन विद ग्रुप 1 विद ग्रुप 2। तो यहाँ पर रिफैम्पिसिन, ये फिर कंफर्म वाला करते हैं। रिफैम्पिसिन आरएनए पॉलीमरेज का इनहिबिटर है, तो एस का फर्स्ट होगा, एस का फर्स्ट यहाँ, तो ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। उसका टेट्रासाइक्लिन जो है ये बेसिकली प्रोटीन इनहिबिटर जिसमें एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। तो ये क्यू का फिफ्थ ये, और उसका इथ्रोमाइसिन जो है वो 50S राइबोसोमल को ब्लॉक करेगा। तो आर का फोर्थ ये, एंड नेलिडिक्सिक एसिड डीएनए गायरेज का इनहिबिटर, यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया। गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2016। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी के प्रिपरेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2015 का इस ईयर का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। तो आज के वीडियो में बस इतने ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।